नमस्कार भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमने पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडमेंट एक्ट। तो 1773 में जो 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कैलकट्टा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और एक जी गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। ठीक है। तो गवर्नर जनरल था जो उसकी हेल्प के लिए एक 6 सदस्य की काउंसिल बनाई गई थी। हमें पता चला कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, पावर्स को लेके। पावर्स क्लियरली डिफाइन नहीं की गई थी। तो ये पावर्स क्लियरली डिफाइन करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। यहां तक याद है आपको? ठीक है। तो इसके भी कुछ अलग अलग कारण हो गए कि इसको भी अमेंडमेंट करना पड़ा। इसके क्या कारण थे कि इन दोनों का क्षेत्राधिकार तो अलग अलग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का। पर इसके बाद ना, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। भ्रष्टाचार अधिकारियों में और ज्यादा हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी पकड़ नहीं रही भारत पर। इस चीज को ठीक करने के लिए लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। सेवनटीन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। तो जो ब्रिटेन का पीएम था ना, विलियम पिट्स, उसने इस अधिनियम को पारित करवाया था इंडिया में 1784 में। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके जो मेन फीचर्स थे उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन। 6 मेंबर उसमें थे जो कंपनी के पॉलिटिकल, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले देखता था। ठीक है। इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स वाला अलग अलग कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, और डायरेक्टर्स वाला था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ये पॉलिटिकल वाले मामले देखते थे, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। इतनी बात थी कि ट्रेड था जो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। इसीलिए स्पीड्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। इसकी मेन बात तो यही है। ड्यूल सिस्टम कंट्रोल, द्वैत शासन की शुरुआत यहीं से हुई थी। द्वैत शासन, ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड एंड कॉमर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। और किसके तहत? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरीज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनीज possessions in India were officially referred to as British possessions in India। कि पहली बार भारत की जो टेरिटरी थी ना, उसको ब्रिटिश आधिपत्य के अंदर कहा गया। ठीक है। कि ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहण की गई है ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहण की गई है। तो इसकी मेन बातें इतनी ही थी, और इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और इसके बाद है एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, उसमें
इतने बदलाव तो कर दिए। और 1785 में जो हमारा पुराना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, वो इस्तीफा देके चला गया था। तो इस एक्ट को अच्छी तरह से लागू करने के लिए और इस गाड़ी को चलाने के लिए कोई ड्राइवर तो चाहिए अच्छा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा कि आपको हम गवर्नर जनरल बनाएंगे बंगाल में। तो इस बंदे ने पहले तो मना कर दिया। फिर इसको मनाने के बाद इसने कहा कि मेरी दो शर्त है। ठीक है। इसने कहा कि मेरी दो शर्त है, एक है कि मैं कमांडर इन चीफ का पद भी साथ लूंगा, और दूसरा, जो जीजी की काउंसिल है ना 6 मेंबर्स की जो थी, उसके अंदर उसकी उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं मैं। कि अगर मुझे उनकी बात नहीं माननी पड़ी ना, मेरा मन किया नहीं मानूंगा तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है। इतनी बात कही थी इसने। तो स्पेशल पावर्स टू द गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल वाज अलाउड टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ठीक है। दिस मेड द ऑफिस मच स्ट्रोंगर एंड मोर इफेक्टिव। गवर्नर जनरल जनरल कुड ऑल्सो भी कमांडर इन चीफ। आर्मी का जो सेनापति था वो बन गया, कि आर्मी की कमान भी यही संभालेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो और स्ट्रांग हो गया, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो गया। द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल ओवर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज। गवर्नर जनरल की जो कंपनी के प्रशासन में जो अथॉरिटी थी ना वो और बढ़ गई। ठीक है। ये एक्ट इसीलिए लाया गया था कि जैसे अगर वॉर चल रहा हो, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो टाइम पे निर्णय ना ले सके। उन उनका तो जो डिसीजन है ना वो मेजोरिटी से आएगा। अगर वो टाइम पर निर्णय ना ले सके, तो यहाँ पे तो उलझ के खड़ा हो जाएगा ना, जी जी, उलझ जाएगा कि करूँ क्या मैं अब। तो इसीलिए इस बंदे ने कहा था कि मैं ओवरराइड कर सकता हूँ इनकी इनका जो डिसीजन है। ठीक है। लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, कॉन्फ्लिक्ट ना हो गवर्नमेंट और इनकी काउंसिल के बीच में। आगे आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 का चार्टर एक्ट। 1773 का जो चार वो एक्ट था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, उसको रिन्यू करना था 20-20 वर्षों वर्षों में। और उसके बाद ये वाला एक्ट पहला था। मेन फीचर्स क्या क्या है इसके देख लीजिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड टू कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन एंड ट्रेड इन। कंपनी का जो प्रशासन और व्यापार था ना, वो भारत में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी ना, मोनोपोली लागू कर दी गई, कि कोई और ब्रिटिश कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। गवर्नर जनरल जो था उसकी पावर बढ़ा दी गई। गवर्नर और बॉम्बे के वो कंटिन्यू थे ही अंडर में उसके। और कमांडर इन चीफ का पद भी अगर किसी ने ले लिया है तो वो लागू ही रहेगा। सैलरी, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी जो सैलरी थी वो भारत के खजाने से जाने लग गई अब, भारत के। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ये नई बात कर दी यहाँ पे। काम बाहर से आके करेंगे, तनख्वाह यहाँ से लेंगे। लॉज एंड रेगुलेशंस। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल was empowered to make regulations for good governance subject to the established legal framework। बस वही बात है सारी। तो आज हमने ये इतने पढ़े हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इतना कुछ इनमें टफ है नहीं, समझने लायक। और बस दो तीन बातें ही हैं जिनको याद कर लेना अच्छी तरह से, एग्जाम में पूछी जाएंगी, बिल्कुल पूछी जाएंगी। और ये चैप्टर एग्जाम की नज़रों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए बाय बाय।
धन्यवाद।